अविका अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम से अनजान थी, लेकिन उसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि उसे किसी अवार्ड के लिए तो नहीं बुलाया गया है। अविका ने जैसे ही एंट्री ली, उसे धीरज के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे, जो अविका के लिए ही थे। लेकिन धीरज अपनी पोस्ट के कारण उससे सीधा साधा ये बात नहीं कह सकता था कि वह धीरज को गलत ना समझे। फॉर्मेलिटी के बाद धीरज ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, देखो अविका, मुझे गलत मत समझना, लेकिन संदेह में तुम भी हो। अविका ने पूछा, किस बात के संदेह के लिए संदेह सर? धीरज ने तुरंत कहा, तुम्हारी कॉल डिटेल में उन 2 टेंडरर की कॉल क्यों आई है जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। इसलिए तुम पर यह आरोप है कि टेंडर की इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की है। अविका ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, आपने मेरी कॉल डिटेल निकलवाई? धीरज ने कहा, सिर्फ आपकी नहीं, सारे एम्प्लॉयज़ की जो मेरे अंडर हैं। अविका चुपचाप मोबाइल में उंगलियां घुमाते हुए उन दोनों का नंबर खोलती है। इसके इस व्यवहार से धीरज कुछ नाराज़ सा हो जाता है, लेकिन तभी वह अपने फ़ोन की स्क्रीन उनके आगे करते हुए, पहला नंबर, इन महाशय को मेरा नंबर अंदर फैक्ट्री से मिला था, किसी वाहियात ने दे दिया था। इन्हें मुझसे पहली बार नज़र वाला प्यार हो गया था, वो भी टेंडर की इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे इम्प्रेस करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये मुद्दे पर आ गए और कहने लगे कि अब तुम भी टीए की तरह पैसे लेकर इन्फॉर्मेशन तो नहीं देने वाली। टीए का नाम आप जानते हैं और यह कोई आरोप नहीं है जो मेरे द्वारा लगाया गया हो। यह बात उसने कही थी। मैंने उससे बस इतना ही कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम बस शादी भी कर पाते तो भी मैं अपने पति की गरिमा जानती हूँ और उसकी अवहेलना मैं नहीं कर सकती। उसके बाद से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। इस वक्त अविका की आंखों में साफ देखा जा सकता था कि उसे उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम और उससे ज़्यादा उस पर दी जाने वाली सफाई बुरी लग रही थी। फिर भी उसने बड़ी दृढ़ता से अपनी बात रखी। दूसरा नंबर, इन्होंने मेरा नंबर यहीं पीएस सेक्शन से उठाया, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था और इन्हें भी मुझसे प्यार हो गया था। यह मुझे मिलने के लिए मरे जा रहे थे। इन्होंने भी मुझसे कहा कि आते वक्त इस वाले टेंडर की एक पिक क्लिक करके ले आना। मैं समझ गई थी कि इन्हें भी मैं नहीं वो डिटेल चाहिए थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस नंबर से आई कॉल कई बार आई है और मैंने उठाना उचित नहीं समझा। अविका का चेहरा गुस्से से लाल जरूर हो गया था, लेकिन वह झूठ नहीं कह रही है, इसका भाव पूरे आत्मविश्वास के साथ साफ दिखाई दे रहा था। अविका के जवाब से धीरज संतुष्ट था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसने गुस्से से उठते हुए पूछा, और कुछ सर? उसका यह तरीका बता रहा था कि अविका को बहुत बुरा लगा है, लेकिन उसका तरीका धीरज को चुभ गया। जहाँ एक और धीरज का चेहरा उतर गया था, वहीं अपने ही इस व्यवहार के कारण अविका की आंखों में आंसू थे। अविका बिना धीरज की किसी बात का जवाब का इंतजार किए उठकर बाहर चली गई और धीरज बस उसे देखता रह गया। धीरज ने खुद को संभाला। सस्पिशियस लोगों में से अविका का नाम काट दिया। अब जिन और लोगों के नाम लिस्टेड थे, उनमें से भी बारी बारी पूछताछ करने के बाद कुछ वरिष्ठ लोगों पर गाज गिरी। उनमें उस व्यक्ति का भी नाम शामिल था जिसने भरसक कोशिश की थी अविका को फंसाने की। घर पहुंचकर धीरज ने अविका को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब न पाकर वह उदास हो गया। धीरज अविका से यह बताना चाहता था कि उसने उस पर शक नहीं किया, बल्कि परिस्थितियां ही ऐसी थीं। अविका को बस ये लग रहा था कि धीरज ने उसकी ईमानदारी पर शक किया है। जहाँ धीरज खुद को सही साबित करना चाहता था, लेकिन अविका की बेरुखी से उसकी आंखों में आंसू थे और गीली पलकों संग ही वह कब सो गया उसे पता नहीं चला। जबकि अविका की आंखों में आंसू उसकी बेरुखी और बेअदब से किए व्यवहार के कारण थे, जो वह गुस्से में कर गई थी। और उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और वह रोते रोते अपनी आंखें फुला चुकी थी। अगले दिन खुद को आईने में देखकर वह खुद को पहचानने से ही इनकार कर रही थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने धीरज के साथ कैसा व्यवहार किया था, जबकि धीरज की इन सब में कोई गलती नहीं थी। वह तो बस अपने पद की अनिवार्यता को पूरा कर रहा था। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसे धीरज के कई कॉल दिखाई दिए और सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, सॉरी। अब उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी कि उसे धीरज से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आने वाली सुबह में बस यही रहस्य उद्घाटन होना बचा था कि गाज किस पर गिरनी है और कॉन्फिडेंशियल लेटर किसको मिलना है। ऑफिस आते आते ही वह सीट पर बैग पटक कर केबिन में गई और जाते ही धीरज को देखकर उसने सॉरी बोला।
धीरज समझ सकता था, लेकिन जैसे ही अविका ने धीरज से नज़र मिलाई, धीरज ये देखकर हैरान हो गया कि अविका की आंखें कितनी सूज गई हैं रोने के कारण। उसने बिना कुछ सोचे ही आगे बढ़कर केबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और झट से अविका को बाजुओं से पकड़कर उसकी हालत देखकर पूछा, ये क्या है? अविका कुछ जवाब दे पाती उससे पहले उसने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, सॉरी, तुमने मेरे कारण इतने आंसू बहाए। अविका धीरज के इस व्यवहार से आश्चर्य में थी, लेकिन उसने तुरंत दूर हटकर कहा, आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से। मुझे कल ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। धीरज ने कहा, तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ था, लेकिन अगर मैं तुम्हारा नाम देखकर लिस्ट में भी तुम्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाता तो लोग बातें बनाते कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरज को ना जाने क्या सूझी, उसने अविका का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए शरारत से कहा, एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि तुम गलत हो नहीं तो इतने मोटे मोटे आंसू क्यों बहाए? अविका ने हमेशा की तरह उसके सीने में सिर छुपाते हुए कहा, क्योंकि मुझे बुरा लगा था कि आपने मुझ पर मेरी ईमानदारी पर शक किया। पहले कि धीरज इस बात के जवाब में कहता कि लेकिन मैं तो बस, अविका ने अपने हाथ से उसके होंठों को कवर कर लिया और तब धीरज ने उसके हाथों को चूम लिया, जिससे होने वाली गुदगुदी के कारण अविका ने झट से हाथ हटाया तो धीरज ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। केबिन के दरवाजे पर नॉक हुई तो उसने अविका को खुद से अलग किया और नज़रों से बैठने का इशारा किया और ख़ुद लिफाफे निकाल कर रखते हुए दरवाज़ा खोला, ताकि ये लगे कि कॉन्फिडेंशियल काम के कारण दरवाज़ा बंद किया गया था। ग्रुप डी को चाय का बोलकर धीरज ने अविका से पूछा, चाय पीने के लिए? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब तक सिर्फ धीरज को ये बात पता थी कि कार्रवाई किसके खिलाफ होनी थी। उसने अविका से कहा, आपको पीएस के काम तो पहले दिन से आते हैं? तो अविका ने सवालिया नज़र से देखा। अविका को एक बार के लिए संदेह हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं उसे अपना ही लेटर टाइप करना है, लेकिन अगले ही पल धीरज ने उससे ये कहा कि यह रिसीव करा के रिसीविंग ले लीजिएगा और मेरी फाइल में लगा दीजिएगा। उसने लिफाफे पर नाम बड़ी उत्सुकता के साथ चेक किया और अपना नाम ना पाकर उसने एक गहरी सांस ली। वह अपना काम पूरा करके रिसीविंग लाकर फाइल में लगा रही थी कि उसकी नज़र धीरज के सिस्टम पर पड़ी, जिस पर उसका व्हाट्सएप खुला हुआ था और उसकी भी चैट उसकी माँ के साथ हो रही थी। हमेशा की तरह धीरज सिस्टम के बजाय मोबाइल पर कुछ करने में लगा हुआ था, लेकिन अविका की नज़र उस आखिरी 2 लाइन पर रुक गई जिसमें किसी लड़की की तारीफ में धीरज ने कसीदे पढ़ रखे थे। अविका को बिल्कुल यकीन नहीं था कि धीरज उसे इतना सुंदर समझता है या किसी से ऐसी तारीफ वह अविका के लिए कर सकता है। अविका को लगा धीरज किसी और लड़की से बात कर रहा है, अपनी माँ से, और उसने ये बात अविका से छुपाई है। उसने धीरज को समझने में गलती की थी और इस कारण उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। फाइल रखकर वह चुपचाप जाने लगी तो धीरज ने ही उसे आवाज़ दी, अविका। उसने मुड़कर देखा और अपनी मायूसी को छिपाने की कोशिश की। उसने अविका से शाम को कुछ समय साथ बिताने की इजाज़त मांगी तो उसने उसे मना कर दिया और धीरज को कमेंट वाली बात भी बता दी। धीरज ने उठकर अविका का हाथ पकड़ते हुए खुद मेज़ के सहारे टिककर अविका से कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब बातें पता नहीं चलती? उसने अविका से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अविका बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला देती है। तो वह कहता है कि यह हमारी ज़िंदगी है, इसे हमें जीना है और हम जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कहती है। अविका जैसे ही कहती है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, मतलब आश्चर्य से अविका कहती है। तो धीरज हंसते हुए कहता है, अब आप होने वाली बहू हैं मेरे घर की और मेरी बीवी भी। अविका की आंखों में आंसू बहने लगते हैं तो वो पूछता है, क्या हुआ, नहीं बनना है? अविका धीरज के सीने पर मुक्का मारते हुए, ये खुशी के आंसू हैं बुद्धू। उसे गले लगाते हुए धीरज हंसकर कहता है, अब मैं क्या जानूं ये खुशी के आंसू कैसे निकलते हैं। उसने उसे बताया कि मैंने माँ से इतना बता दिया है कि मैंने आपकी बहू पसंद कर ली है और अब जल्दी ही तुम्हें मेरे घर वालों से मिलना होगा। अविका शाम को डिनर साथ करने का बोलकर चली जाती है और बाथरूम में जाकर खुद को चिकोटी काटते हुए कहती है, कहीं ये सपना तो नहीं? लेकिन अगर उनके घर वाले ने मुझे पसंद नहीं किया तो?
शाम होते ही धीरज बेसब्र निगाहों से फ़ोन को देख रहा था कि अबिका रेडी होकर कॉल करेगी, लेकिन जब उसे लगा अब देर हो रही है तो वह खुद ही अबिका को कॉल करके पूछता है चलने का। धीरज, अबिका एक रिक्वेस्ट करूं, मानोगी? तो अबिका बड़े ही लय में कहती है, रिक्वेस्ट क्यों, हुक्म मेरे आका। धीरज हंस देता है और कहता है, आज वही ड्रेस, पिंक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लेना जो उस दिन लिया था। अबिका कहती है, यह जगह उसके काबिल नहीं है, मैं पहनूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा। धीरज नाराज़ होते हुए, मैंने कहा था ना आपसे, अपनी ज़िंदगी अपने नज़रिए से जीनी है और किसी और के नहीं। अबिका मान जाती है और कहती है, आप मुझे मेरे फ्लैट वाले टर्न से ही पिक करेंगे। अबिका फिर बिल्कुल वैसे ही तैयार होती है जैसे वो हमेशा होती थी। बाल में हाफ क्लचर, पिंक टी शर्ट, उस पर ब्लू शॉर्ट्स और हल्की सी लिपस्टिक। अपने चश्मे के साथ अबिका हमेशा से कॉन्फिडेंट और खूबसूरत लगती थी। जब वह अपने कमरे से निकलकर मोड़ तक आई तो थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रही थी, लेकिन उसे वेट नहीं करना पड़ा और वह सीधा जाकर धीरज के साथ वाली सीट पर बैठ गई। धीरज ने भी गाड़ी टाउन से बाहर ली और फिर उसे देखकर बोला, माशाअल्लाह, आपको मेरी ही नज़र ना लग जाए। आप कितनी प्यारी लग रही हैं। अबिका ब्लश करते हुई हंसी के साथ बोली, आप तो सासू माँ वाली भाषा बोल रहे हैं, ऐलान उनके लिए ही रहने दीजिए। धीरज ने मुंह फुला लिया। अबिका की हंसी निकल गई धीरज का मुंह देखकर। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ तो रोमांटिक कमेंट किया होता आला कमान ने, वैसे भी हम ऑफिस में नहीं हैं। धीरज को ऐसे किसी आंसर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अबिका से तो उसने कहा, आज आप बहुत खूबसूरत ही नहीं, नमकीन भी लग रही हैं। अबिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, कुछ नहीं, समझ लीजिए जो समझ आए। बातों बातों में धीरज अबिका को लेकर उस रेस्तरां में पहुंच गया जहां एक टेबल पहले से ही बुक थी। गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकी और वहां खड़े अटेंडर ने झट से दौड़कर दरवाज़ा खोला। हालांकि अबिका को कभी ऐसी आवभगत नहीं मिली थी। देखने को तो उसने धीरज से पूछा, ये जगह कुछ ज़्यादा ही रिच लोगों के लिए नहीं है? तो धीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी आपने देखा ही कहाँ है कुछ मेरी जान। उसने धीरज को परे धकेलते हुए कहा, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। धीरज ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहा, यार हम डेट पर आए हैं और अभी आप ही ने तो कहा था कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। अबिका ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो धीरज ने उसे छेड़ते हुए कहा, फिर क्या मतलब था, हमें भी बताइए। अबिका ने धीरज के बाजुओं पर मुक्का मारते हुए कहा, कुछ नहीं। रेस्तरां में अंदर जाते ही एक खूबसूरत सी अटेंडर अबिका के पास आई और मुस्कुराकर साथ चलने को कहा। तो अबिका ने धीरज से पूछा, ये कहाँ? तो उसने कहा, गो अहेड एंड सी इट। अबिका आश्चर्य के साथ उस लेडी के साथ चली गई, जो उसे एक कमरे में ले गई और एक खूबसूरत सा वाइन कलर की बंस सोल्डर ऑफ गाउन दिखाकर उसे पहनने को कहती है और फिर उसे तैयार करती है। अबिका ने पहली बार इस तरह तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। हाई टॉप जूड़ा और करीने से गालों पर लटकती लटें और उस पर यह खूबसूरत सॉफ्ट मेकअप, कानों में बड़े से झुमके। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह खुद को देखकर नर्वस हो रही थी कि तभी उस खूबसूरत लड़की ने उसे हाई हील की सैंडल पहनाई और ख़ुद उसका हाथ पकड़कर उसे धीरज के पास ले आई। अबिका इतनी खूबसूरत लग रही थी कि धीरज अबिका का हाथ पकड़ने के बजाय उसे देखता ही रह गया। तो अटेंडर ने खुद ही खांसकर उसे ख्याल से बाहर निकाला। अबिका को हंसी आ गई। अब अबिका और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद वह अबिका का हाथ उसके हाथ देकर वहाँ से चली गई। कुछ ही देर हाथ पकड़कर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर हाथों में बड़ा सा लाल गुलाब का बुके लिए वेटर आया। उसने भी उन्हें खांसकर एक दूसरे से दूर किया और धीरज के हाथों में बुके देकर वह वहाँ से चला गया। धीरज ने बिना समय गंवाए तुरंत ही घुटनों के बल बैठकर अबिका को प्रपोज किया। अबिका को इन सब की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह बुद्ध बनकर खड़ी हो गई और अपलक धीरज को देखती रही। धीरज, आई लव यू अबिका। अबिका अबिका की आंखें नम हो गई थीं। उसने धीरज से बुके हाथ में ले लिया और अभी वह कुछ कहती कि आई लव यू टू, उससे पहले एक खूबसूरत सी रिंग उसने अबिका की ओर बढ़ाकर कहा, अबिका मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अबिका ने फिर अपने हाथ आगे बढ़ा दिया
और चुपचाप रिंग पहन ली। अब बारी अविका की थी, लेकिन वह ना तो ऐसा कुछ सोच कर आई थी, ना ही उसके पास कोई आइडिया था कि वह क्या करे। उसने धीरज को बाजुओं से उठाया और चुपचाप उसके सीने से लग गई। धीरज ने हल्के से उसके माथे पर किस किया और कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अविका ने धीरज के गले लगे ही पूछा, अगर आपकी फैमिली ने मुझे पसंद नहीं किया तो? धीरज, उन्हें मेरी पसंद पर पूरा भरोसा है और मुझे अपने परिवार पर। कुछ ही पल बाद धीरज ने अविका को खुद से अलग किया और चेयर खींचकर उसे बिठाया तो उसने एक प्यारी सी स्माइल देकर कहा, थैंक यू। जैसा कि सब कुछ पहले से धीरज ने तय कर रखा था, इसलिए धीरज के बैठते ही वेटर दोनों की पसंद के आइटम जो कि पहले से धीरज ने ऑर्डर कर रखे थे लाकर रख दिए। अविका ने धीरज से पूछा, इतना सब कुछ कब किया आपने? धीरज ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, पसंद नहीं आया आपको? अविका, बहुत पसंद आया। और ये इतनी खूबसूरत ड्रेस, आपको कैसे पता मुझे इस कलर की गाउन पसंद है? उसने अविका को याद दिलाते हुए कहा, आप शायद भूल रही हैं, ये वही गाउन है जिसे आप मॉल में बड़े ध्यान से देख रही थी। उसी समय मैं ये आप पर इमेजिन कर रहा था। आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अविका बार बार ब्लश कर रही थी। धीरज ने उसे खुद को नोटिस कराने के लिए कहा, बाय द वे, मैं भी बुरा नहीं लग रहा हूँ। अविका ने एक नज़र उठाकर देखा और हंस दी। उसके हंसने से धीरज का कॉन्फिडेंस हिलसा गया। उसने मुंह बनाकर पूछा, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? अब अविका को हंसी आ गई। उसने कहा, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। धीरज, तो तुम हंसी क्यों? तो उसने कहा, आपने शक्ल ऐसी बना ली थी कि मुझे हंसी आ गई। धीरज, अविका, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संडे में मेरे घर वालों से मिल लो। अविका, लेकिन मैं अपने घर पर क्या बोलूँ कि मैं इतनी जल्दी घर किस काम से आई हूँ? उस पर धीरज ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा खुद यहीं आए हुए हैं और उन्होंने कल ही मुझसे कहा था कि कब मिलवा रहा हूँ मैं उन्हें तुमसे। धीरज अविका के बगल में बैठे बैठे उसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था और अविका उसे तो भूख लगी हुई थी, सो वो खाने पर कंसंट्रेट कर रही थी। धीरज को अपनी ओर देखते हुए पाया तो कहा, आपको भूख नहीं लगी है? तो धीरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मेरी मैडम को ज़्यादा भूख लगी है तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसने इतना सुनकर एक बाइट तोड़कर धीरज की ओर बढ़ाया, लेकिन धीरज ने बाइट लेने की बजाय उसके गालों पर लटकती लटों को और उससे लगे गालों को किस कर लिया। इससे अविका थोड़ा सा असहज हो गई। धीरज, क्या हुआ, तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? अविका, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर यह सब ठीक नहीं लगता। धीरज उसकी मासूमियत का पहले से कायल था। उसने दोबारा उसके पास जाकर कहा, सॉरी। फिर धीरज ने ही बात बदलते हुए अविका को सहज किया और कहा, लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है। और अविका के हाथ में पकड़ी बाइट के साथ ही अविका के हाथ को पकड़कर उसने मुंह में डाल लिया। इससे अविका को ज़रा सा लग गया तो उसने कहा, आउच, आपको तो खाना भी नहीं आता, आपने मुझे काट लिया। धीरज शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए, शादी हो जाने दो फिर देखना। मैं अपनी बात पूरे किए बगैर ही वो चुप हो गया और अविका ने कहा, छी, गंदे इंसान, पता नहीं क्या क्या ख्याल पका रखे हैं आपने। धीरज हंसने लगता है और दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए खाना ख़त्म करते हैं और फिर हमेशा की तरह अविका की फेवरेट चाय नहीं सुकून आता है, क्योंकि वह कुल्हड़ की चाय को सुकून कहती है। यहाँ से निकलते निकलते धीरज अविका को बताता है कि कल मम्मी पापा से तुम्हें मिलना है, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि तुम ही हो वो लड़की और तुम ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं करोगी। मैं चाहता हूँ वो तुम्हें सिर्फ एक लड़की के तौर पर देखें, ना कि मेरी पीएस के तौर पर। अविका ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, और अगर ये लड़की उन्हें नहीं पसंद आई तो उसने अविका के कंधे पर अपनी कोहनी रखते हुए कहा, तो उन्हें जो पसंद आएगी उससे मैं शादी कर लूँगा। अविका को गुस्सा आ गया। उसने कंधे को खिसकाकर उसकी कोहनी हटाते हुए कहा, और फिर मैं आपका क्या करूँगी? तभी धीरज ने बड़ी खूबसूरती से उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ऐसा दिन नहीं आ सकता कभी। मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करूँगा। अब खुश? अविका ने मुस्कुराकर कहा, मालूम था मुझे। तभी मस्ती करते हुए धीरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो ये दिल कुछ और
भी चाहता है, यह भी मालूम होगा आपको। अविका का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने पलकें झुका लीं। धीरज ने उसके माथे को चूमकर उसे गले लगाए हुए ही कहा, आई लव यू अविका। अविका ने भी गले लगे हुए ही कहा, आई लव यू टू। शाम रात में बदलने लगी थी और अविका नहीं चाहती थी कि उसे ज़्यादा देर हो जाए और उसके आस पड़ोस वाले कुछ कहें। उसने धीरज को टाइम का इशारा करते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए, मैं चेंज करके आती हूँ। धीरज ने उसे हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, इतनी सुंदर तो लग रही हो, ऐसे ही चलो ना। उसने सरनामे हिलाते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करे। जब हम एक रिश्ते में बन जाएंगे तब कोई कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। धीरज ने कुछ नहीं कहा और उसने जाकर बाथरूम में चेंज किया और अपनी पहली ही पिंक टॉप और शॉर्ट्स में आ गई। उसके बाल ऐसे बने हुए थे और इतना सुंदर मेकअप था कि वो इस शॉर्ट्स और पिंक टॉप में भी दोबारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अविका अपने में मस्त अलसाई सी खुद में गुम मुस्कुराती हुई आ रही थी कि धीरज ने उसे देखा और उसकी पिक क्लिक कर ली और फिर से अविका को पता नहीं चला। धीरज ने पहले अविका को रूम पर छोड़ा और फिर खुद घर आ गया। अविका रूम पर पहुंचकर कल के लिए तैयारी करने की सोच रही थी, लेकिन पेट फुल होने के कारण उसे नींद बहुत आ रही थी। फिर भी उसने रेड एंड ब्लू कलर की ड्रेस, जो कि सूट था प्यारा सा, कल के लिए सिलेक्ट किया और चुपचाप जाकर सो गई। अगला दिन छुट्टी का था और छुट्टी के दिन अविका अलार्म बिना लगाए सोती थी और इसी कारण उसे उठने में बहुत देर हो गई थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उसे धीरज के 10 मिस्ड कॉल दिखे और टाइम पर नज़र जाते ही उसके मुंह से निकल गया, ओह नो। आँख मसलते हुए उसने खुद को नींद से जगाया और तुरंत ही धीरज को कॉल की तो धीरज ने उसे बताया कि सब कुछ रेडी है और मम्मी पापा भी आ चुके हैं और अब तुम्हें 2 बजे तक आना है। फ़ोन रखते ही अविका की नज़र अपने बालों पर गई, जिस पर कल कई सारे केमिकल डालकर उन्हें सेट किया गया था। वो बिल्कुल बेजान लग रहे थे। उसने झट से किचन से दही उठाई और सारी दही अपने बालों पर लगा ली और 1 घंटे के लिए उन्हें छोड़ दिया। उसने ब्रश कर अपने लिए कुछ नाश्ता बनाया और खाकर तुरंत नहाने चली गई। नहाने के बाद उसके बाल फिर से वैसे ही सीधे और सुंदर हो गए थे। यह देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने हमेशा की तरह सिंपल लुक रखा अपने लिए, लेकिन इस बार उसने अपने बालों का जोड़ा बनाया जो कि सूट के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उस पर से रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन का सूट और चेहरे पर छोटी सी रेड कलर की बिंदी और आँखों में हमेशा की तरह हल्का सा काजल और लिप पर हल्की सी लिपस्टिक। उसे इस लुक में देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। धीरज ने अविका को परिवार से मिलाने का प्रोग्राम घर पर ना रखकर बाहर रखा ताकि बात ऑफिस तक ना पहुँचे। उसने अपनी माँ को ये बात नहीं बताई थी कि अविका ही वो लड़की है जिससे वह शादी करना चाहता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। धीरज की माँ ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि जिसके बारे में वह इतनी बातें करता है वह कोई और नहीं बल्कि अविका ही होगी, क्योंकि इतना समय एक साथ में बिताना तभी संभव है जब कोई एक साथ काम करता हो। हमेशा की तरह अविका ने धीरज को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया और नियत जगह पर पहुंच गई। जिस जगह पर उसे पहुंचना था वो एक कुछ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की हरी घास की जगह थी, जहां धीरज अपने माँ बाप के साथ कुर्सियों पर बैठा हुआ था। अविका अपनी सदी हुई चाल से चलकर बस सीढ़ियों पर पैर रखने ही वाली थी कि उसकी नई नई चप्पल टूट गई। इससे अविका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद परेशान हो जाती, लेकिन अविका ने सीधे ही चप्पल वहीं उतारी और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ गई। यह सब धीरज की माँ देख रही थी। उन्होंने अपनी पारखी नज़र से देखा कि अविका के चप्पल टूटने के बाद और नंगे पैर आने के बावजूद आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रही थी। वह गई और उसने अपने संस्कार के अनुसार सबको मुस्कुराकर नमस्ते किया और माँ के पैर छूकर बैठ गई। धीरज की माँ ने अभी तक सिर्फ अविका के बारे में सुना था, उसे देखा पहली बार था और उसके रूप को देखकर मोहित हो गई थी और यह धीरज अपनी चोर नज़र से चुपके से देख रहा था। यकीन था कि अविका को उसकी माँ पसंद जरूर कर लेंगी और हुआ भी यही। उन्होंने बिना समय गंवाए ही धीरज को नज़रों से आश्वस्त कर दिया कि उन्हें दुल्हन पसंद है। और अब तो धीरज का क्या, वह तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कुछ वक्त तक बातचीत करने के बाद कुछ स्टार्टर और फिर डिनर के साथ में मीटिंग ख़त्म हुई। धीरज की माँ ने धीरज को बड़े धीरे से कहा, जा घर से वो लेकर आ। तो धीरज समझ नहीं पाया।
फिर उन्होंने कहा, अरे उसके लिए चप्पल लेकर आ जो उसकी टूट गई है, क्या वो नंगे पैर घर जाएगी? तो उसने कहा, माँ आप और पापा घर पहुँचिए, मैं अबिका को गाड़ी से घर पहुँचाकर आप लोगों से मिलता हूँ। उसकी माँ चाहती थी कि वह अबिका को उसी समय सोने के वो कंगन जो उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवा रखे थे पहना दे, लेकिन ऐसा न होने के कारण उन्होंने अपने पर्स से एक प्यारी सी अपनी अंगूठी निकाली और उसकी सगाई वाली उंगली में पहना दी। ऐसा करने से अबिका कुछ समझती या कहती उससे पहले उन्होंने कहा, आज से तुम हमारी हुई और अपने मम्मी पापा को बोलो हम उनसे मिलना चाहते हैं। अबिका की नज़रें झुक गईं और वो मुस्कुरा दी। अबिका अपने जीवन में आने वाले इस मोड़ के बारे में खुद अपने पिता को बताना चाहती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपनी बात जिस तरह कहेगी वैसे कोई नहीं कह सकता। इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया और अगली छुट्टी में वह घर पहुंच गई। वह सिर्फ अपने पिता से अकेले में बात करने के रास्ते खोज रही थी, लेकिन काफ़ी दिन बाद घर जाने के कारण सब उससे बातें करना चाह रहे थे। आखिर एक दिन बाद ही सही उसे मौका मिला। वह अपने पिता के इतने करीब थी कि उसके पिता उसके चेहरे से उसके दिल का हालचाल साफ साफ जान लेते थे और वह अपने पिता से एक दोस्त की तरह बात करती थी। लेकिन अपने जीवन साथी की बात करने के लिए आज ना जाने क्यों अबिका हिचक रही थी। आखिर बात उसके पिता ने ही शुरू की और कहा, पिता हूँ मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर आहट से वाकिफ़ हूँ। कौन है वो खुशनसीब बच्चे जो हमारी अबिका को जीत कर ले जाना चाहता है? अबिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता के गले लग जाती है और धीरे धीरे सारी बात, यहाँ तक कि वह उसके परिवार से भी मिल चुकी है और उन्हें यह रिश्ता भी मंजूर है, अब केवल आपकी मंजूरी चाहिए, बता देती है। तो उसके पिता ने झूठ के गुस्से से कहा, जब तू निश्चय कर ही चुकी है तो मेरी मर्जी का क्या मतलब? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अगर आपको लड़का या परिवार पसंद नहीं आया तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है अब मेरी अबिका बड़ी हो गई है। तभी उसने कहा, इतनी भी नहीं। अबिका के पिता ने उसकी माँ से बात की और परिवार को घर बुलाने की बात हुई, लेकिन तभी अबिका की माँ ने कहा, आपको लगता है कि इतने बड़े परिवार के वो लोग हैं, हम अबिका की शादी उनकी हैसियत के हिसाब से कर पाएंगे? अबिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसके पिता ने कहा, हमारा काम है पहले अबिका के लिए उसके परिवार से मिलना और ये समझना कि हमारी बच्ची का चयन सही है या नहीं। परिवार अच्छा हुआ तो इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। अबिका की माँ ने हामी भर दी। आखिर कॉल उसके पिता ने की और धीरज से बात की और घर आने का निमंत्रण भी दिया। अभी अबिका को घबराहट हो रही थी कि पता नहीं उसके माता पिता को ये परिवार पसंद आएगा या नहीं। खैर एक हफ्ते बाद ही सही वो दिन आ गया जिसके लिए सबसे ज़्यादा तैयारी अबिका ने ही की थी। परिवार को घर पर ही बुलाया गया था क्योंकि अबिका के पिता चाहते थे कि वह अपने और परिवार के बारे में जो भी सच है वह उन्हें बता सकें। धीरज अपने परिवार के साथ आखिरकार अबिका के परिवार के सामने था। धीरज को देखकर और उसके माता पिता से मिलकर अबिका के घर के लोग बहुत खुश थे और धीरज का परिवार जो कि अबिका से पहले भी मिल चुका था, उन्हें अबिका का परिवार पसंद आया। जैसा कि अबिका को किचन में कुछ ना कुछ नया करना पसंद था, उसने आने वाले मेहमानों के लिए नाश्ते में कुछ नया किया था, लेकिन वह बताने से डर रही थी कि वह उसने खुद बनाया है। तभी अबिका की माँ ने बता ही दिया कि आज नाश्ते में बनी चीज़ें और खाने की पूरी तैयारी अबिका ने अकेले ही की है। अबिका को धीरज की माँ ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें मुँह मांगी मुराद के रूप वाली लड़की बहू के रूप में मिल रही हो। लेकिन अभी अबिका के पिता की चिंता कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रही थी। धीरज की माँ ने यह भांप लिया था तो उन्होंने ही धीरज के पिता से बात करने को कहा, जिससे अबिका के पिताजी को इस चिंता से निकाला जा सके। धीरज के पिता, क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें अबिका तो पहली ही नज़र से पसंद है और ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, तो हम अबिका को धीरज की नज़र से पहले से ही जानते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ, अगर आपको कोई संशय है तो कहिए, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो अबिका के पिता ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। यह बात धीरज के पिता को सही नहीं लगी। उन्होंने खड़े होते हुए पूछ लिया, क्या बात है, आपको धीरज आपके दामाद के रूप में नहीं जच रहा है तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अबिका के पिता को अपनी चिंता व्यक्त करनी ही पड़ी। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। धीरज के पिता,
फिर क्या बात है, आप हमें खुलकर बताइए। आखिर बात क्या है जो आप परेशान लग रहे हैं? अविका के पिता: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ज़रूर मेरी अविका ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता चल कर आया है। लेकिन भाई साहब, हम आपकी हैसियत के मुताबिक उतनी खातिरदारी नहीं कर सकेंगे, और अगर ऐसा होता है तो समाज को बुरा लगेगा। हमारी चादर इतनी बड़ी नहीं है कि हम आपकी बराबरी में आकर खर्च कर सकें। पिता कुछ कहते, उससे पहले धीरज ने उनके हाथ पर हाथ रखकर रुकने का इशारा किया और खुद खड़ा हो गया। अविका के पिता को लगा धीरज नाराज हो गया। धीरज ने भी मजाक की बात को इतने सीरियस तरीके से कहा, लेकिन मैंने तो अविका को यही सोचकर पसंद किया था कि वह आपकी सबसे छोटी बेटी है और आप उसकी शादी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। धीरज: इस तरह तो ये रिश्ता। इतना कहते ही अविका का चेहरा देखने लायक था। बात अभी अधूरी थी, इसलिए रुकी थी। तभी आतन मजबूर धीरज को हंसी आ गई और अविका सब समझ गई। धीरज ने अविका के पिता का हाथ पकड़कर कहा, आपको क्या लगता है मैंने अविका को किसी पैसे के लिए पसंद किया है? ऐसा नहीं है पापा, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। वरना मैंने तो अविका से कह दिया था कि उसके लिए मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप लोग मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। और रही बात शादी में होने वाले खर्च की, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं। आप बस इतना कीजिएगा कि हम दोनों को कोर्ट में आकर अपनी सहमति और आशीर्वाद दे दीजिएगा। अविका के पिता ने कहा, बाबू, हमारा भी समाज में कुछ तो स्थान है, और ऐसे आप कोर्ट में शादी करेंगे तो उन्हें लगेगा कि अविका ने हमारे खिलाफ जाकर शादी की है। धीरज ने बड़ी सरलता से उन्हें बैठाते हुए कहा, अविका बिल्कुल आप पर गई है पापा, वह भी ऐसा ही सोचती है। धीरज: ये समाज हमसे ही बना है पापा, हम समाज के नाम पर दिखावा क्यों करें? उससे हमें क्या मिलेगा? यह हमारी ज़िंदगी है, बेहतर है इसे हम अपने हिसाब से जिएं। अविका के पिता की आंखों से आंसू बह चले थे। उन्होंने आज तक सुना था कि किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपनी बेटी की किस्मत पर आज उन्हें नाज हो रहा था। यह सब अविका एक नज़र से देख रही थी और उनके आंसुओं को पढ़ रही थी। उसने झट से उठकर अपने पिता के गले लग गई और खुद भी रोने लग गई। उन्होंने झट से उसे खुद से अलग किया और धीरज के पिता की ओर जाकर हाथ जोड़कर कहा, आज मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया भाई साहब। मुझे अविका की किस्मत पर नाज है कि उसे आपका परिवार मिला है और ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसके मन माफिक है। जल्द से जल्द तैयारी करते हैं शादी की। आप पहले कोर्ट मैरिज की फॉर्मेलिटी कर लीजिए और फिर धीरज और अविका के सर पर हाथ रखते हुए हमें भी अनुमति दीजिए कि हम अपने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकें। इतना कहते ही दोनों परिवारों के चेहरे खिल गए और अविका के भाई बहनों ने, जो पहले से पार्टी सेलिब्रेशन की तैयारी की थी, तुरंत ही फूलों की बारिश होने लगी। अविका की माँ ने भी जो अंगूठी अविका की शादी के लिए बनवा रखी थी, वह लाकर धीरज और अविका के हाथ में थमा दी। इस तरह दोनों की अंगूठियां पहनाकर दोनों परिवारों ने उन्हें कभी न टूटने वाले रिश्ते में बांध दिया। इधर धीरज की माँ ने भी जो कंगन अपनी बहू को पहले से पहनाना चाहती थी, वह लाकर उन्होंने अविका के हाथ में पहना दिए। इस तरह दोनों ने झुककर माता पिता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। और इस तरह अविका को अपनी किस्मत पर यकीन हो चला था कि उसे धीरज के रूप में उसका जीवन साथी मिल गया था, जिसे वह सिर्फ दूर का सपना समझती थी, और अब उसे खुद पर नाज हो रहा था। उसने धीरज से कह ही दिया कि उसने जब से उसे देखा था, उसे अपने सपनों का राजकुमार बनाकर रख रही थी। आखिर उसका सपना सच हो गया और उसे भी किस्मत पर यकीन हो गया।